तो चलिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद KMD, प्लेटफॉर्म वेयर लर्निंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश इज मेड मच ईजियर। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे 45 मिनट्स लाइव सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान और तबस्सुम, गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग तबस्सुम और इरफान। Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, Irfan. How are you doing today, sir? I'm doing pretty well today. Thank you very much, Irfan. What about you? I am doing pretty well today. Okay. So, how are you doing today? I'm doing pretty well today. Thank you very much. And, okay, so, चलिए आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस होता है जहां पे हम लोग जो है वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, आई वी यू यू दे प्लस वर्ब, और ही शी इट रानी राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ जो है वर्ब प्लस यस या ईएस होता है। ये दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन्स के साथ आप वर्ब लगा सकते हो। जब बात आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, जब बात आती है ही के बारे में, तो आप कहोगे ही गो, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। आप कहोगे ही गोस। जब बात आती है शी के बारे में, आप कहोगे शी वर्क, नहीं, गलत होगा। आप कहोगे शी वर्क्स, WORK प्लस यस, क्योंकि ग्रामर हमें कहता है कि वर्ब के बाद यस या ES लगाना है। तो आप कहोगे शी वर्क्स, ही गोस, फिर आप कहोगे आई वर्क, आई गो। ये बिल्कुल सही है। मैं जाता हूं, इसके लिए आप कहोगे आई गो। मैं काम करता हूं, तो आप कहोगे आई वर्क। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप ही के बारे में बात करोगे या शी के बारे में बात करोगे, तो आपको वर्ब के बाद यस या ES लगाना होगा। जैसे कि इरफान से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। इरफान, अगर आप कहते हो कि आई फ्लाई अ काइट, तो आप ही के बारे में क्या कहोगे? ही के साथ फ्लाई वर्ब किस तरीके से लगाओगे? क्या आप कहोगे ही फ्लाई अ काइट? मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप कहते हो कि आई फ्लाई अ काइट, इसका मतलब है मैं पतंग उड़ाता हूं। तो अगर आप ही के बारे में बात कर रहे हो इरफान, तो आप क्या कहोगे? इरफान ने जवाब भेजा है, उन्होंने कहा है कि ही फ्लाइज अ काइट। बिल्कुल सही, FLIES, फ्लाई जाके जो है फ्लाइज बन जाता है। FLY फ्लाई, FLY जाके जो है FLIES हो जाता है, फ्लाइज। अभी दूसरा इस सवाल मैं इरफान से पूछूंगा, आई ट्राई वेरी हार्ड। इसको आप ही के बारे में कैसे कहोगे इरफान? आई ट्राई वेरी हार्ड, इसको आप ही के बारे में कैसे कहोगे? क्या आप कहोगे ही ट्राई वेरी हार्ड, या आप कुछ और कहोगे? जैसे आपने कहा ही फ्लाइज अ काइट, he flies a kite. I fly a kite, he flies a kite. तो फिर इरफान, अब आपसे दूसरा सवाल है, I try very hard, तो आप ही के बारे में क्या कहोगे? ओके, तबस्सुम ने जवाब भेजा है कि he tries very hard. Very good, very good. तो TRY try होता है, और ये ट्राई जो है TRIES हो जाता है, ट्राइज। यहां पे गौर करने की बात क्या है
कि आप अगर देखिए पहला वर्ड जो है फ्लाई है, वाई से एंड हो रहा है, ट्राई है, वाई से एंड हो रहा है। अगर कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है तो उसके बाद जो है आप क्या करोगे, वाई को जो है आई में रिप्लेस करके उसके बाद ईएस ऐड करोगे। जिसके अभी हमने कहा फ्लाई बन गया फ्लाइज और ट्राई बन गया ट्राइज। अब मेरा तीसरा सवाल इरफान और तबस्सुम से है कि पे, PAY पे, इसको आप क्या करोगे। अब मेरा सेंटेंस है ही पे, सॉरी आई पे, आई पे इलेक्ट्रिक बिल। मैं करंट की बिल भरता हूं या फिर मैं करंट भरता हूं या करंट के पैसे भरता हूं, तो उसको आप कहोगे आई पे इलेक्ट्रिक बिल। इसको आप ही के साथ कैसे कहोगे, आई पे इलेक्ट्रिक बिल तो सही है, मैं करंट के पैसे भरता हूं या फिर बिल भरता हूं, इलेक्ट्रिक से बिल भरता हूं, तो आपको कहना है ही के साथ पे लगा के। तो आप क्या कहोगे इरफान, आप क्या कहोगे, ही, जी, ही पेज इलेक्ट्रिक बिल। ओके, तबस्सुम ने जवाब भेजा है, उन्होंने कहा है ही पेज इलेक्ट्रिक बिल। बिल्कुल सही है, पे के बाद जो है वाई आता है और उसके बाद जो है यस आ जाता है, तो बन जाता है पेज। ओके, फ्लाई फ्लाइज, ट्राई ट्राइज, पे पेज, पे पेज। अच्छा, अब यहां पे जी, he pays electric bill. Very good, Irfan. He pays electric bill. I pay electric bill. I fly a kite. He flies a kite. I try very hard. He tries very hard. अब यहाँ पे डाउट क्या होता है कि क्यों y के बाद यहाँ पे yes आया है और उसी y के बाद यहाँ पे yes क्यों आया है और ये y जो है I में तब्दील क्यों हुआ है। इसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पे जो यल है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, यहाँ पे जो आर है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, यहाँ पे जो ये है उसे वावल कहा जाता है, उसे वावल कहा जाता है। जब ये आता है y के सामने तो आपको y को I में बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ यस लगा दिए तो आपका काम बन जाता है। अगर कॉन्सोनेंट आता है y के सामने, जैसे कि दूसरे वर्ड में फ्लाई में मेरे y के सामने यल आके है और नीचे के y के सामने आर आके है, तो इन दोनों सिचुएशनों में आपको y को जो है I में चेंज करना है, उसके बाद यस ऐड करना है। लेकिन पे में जो है वैसा बिल्कुल ही नहीं होता। अब जैसे कि देखिए और एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछूंगा इरफान और तबस्सुम से, जैसे कि I cry for chocolates। I cry, चलो चॉकलेट्स भी क्यों यूज करें, सिर्फ कहे कि I cry, तो इसे आप ही में तब्दील करें तो क्या बन जाएगा, अगर आप ही में यूज करोगे तो ये बन जाएगा he cries, CRIES, क्योंकि cry की स्पेलिंग में y के आगे जो है कॉन्सोनेंट r आया है। I cry उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर में बन जाएगा he cries। I cry a lot, आप फिर कह सकोगे he cries a lot। I cry a lot, he cries a lot। I try very hard, he tries very hard। I fly a kite, he flies a kite। I pay electric bill, he pays electric bill। He pays, 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 G Irfan। He cries for a chocolate, right? He cries for a chocolate। He cries a lot, very good, Tabassum। He pays electric bill,
he cries a lot और he cries for a chocolate. He cries for a chocolate. So इस तरीके से जो है अगर y के आगे vowel आता है तो आपको सिर्फ yes लगा के काम चलाना है. अगर y के आगे जो है आपको कॉन्सोनेंट आता है तो आपको जो है y को I में तब्दील करना है और उसके बाद जो है es ऐड करना है. तीनों वर्ब्स में आप देख लीजिए हमने yes या es ऐड किया है. yes और es और ये सारे के सारे तीनों वर्ब्स जो है हम कब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, रानी हो सकता है और राजू भी हो सकता है. तो ये वर्ड जो है हम आई के साथ यूज करते हैं, वी के साथ यूज करते हैं, दे के साथ यूज करते हैं, यू ऑल के साथ यूज करते हैं. हम थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में भी यूज करते हैं. जैसे कि मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप थोड़े सेंटेंसेस ये वर्ब्स यूज करके मुझे भेजने की कोशिश कीजिए. जैसे कि देखो आप कह सकते हो people, people, P-E-O-P-L-E. आप कह सकते हो people pay electric bill. ऐसा कह सकते हो. citizens, citizens. मैं जब यहां पे citizens के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में. मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा अ सिटीजन. अ सिटीजन यानी कि एक भारतवासी, एक भारत का रहने वाला, एक भारत में रहने वाला इंसान. तो मैं कहूंगा अ सिटीजन. लेकिन मैं यहां पे अ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यस इरफान, पीपल पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और पीपल पे इलेक्ट्रिक बिल. जी बिल्कुल सही है. तो मैं कह सकूंगा यहां पे सिटीजन्स पे इलेक्ट्रिक बिल यानी कि भारत के सारे निवासी, सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सारे मजहब के लोग जो है करंट बिल भरते हैं. तो मैं कहूंगा सिटीजन्स पे इलेक्ट्रिक बिल. उसके बाद आप यहां पे सिटीजन के साथ ही फ्लाई लगा के बात कर सकते हो या फिर आप चिल्ड्रन लगा सकते हो. आप कह सकते हो चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स. गौर करने की बात यह है कि मैं यहां पे चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा हूं. मैं एक से ज्यादा बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं. मैं चाइल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में. तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स. कौन सा फ्लाई? ये फ्लाई, ये वाला फ्लाई नहीं होगा. अगर आप ये वाला फ्लाई यूज करना चाहते हैं तो आपको चिल्ड्रन से चाइल्ड पे आना होगा. तो आप कह सकते हो अ चाइल्ड फ्लाइज काइट. अ चाइल्ड फ्लाइज अ काइट. लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में. तो सबसे पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिटीजन्स पे इलेक्ट्रिक बिल. दूसरा हो जाएगा चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स और तीसरा हो जाएगा चिल्ड्रन ट्राई वेरी हार्ड. उसके बाद अभी मैंने क्राई भी यूज किया तो मैं कह सकता हूं चिल्ड्रन क्राई अ लॉट. जैसे कि मेरा नेक्स्ट वर्ब होगा क्राई और क्राई जो है क्राइज में बदल जाएगा. तो इसे भी ऐड कर लेते हैं इस कैटेगरी में. तो अभी हमारे पास जो है 4 वर्ब्स है और वो 4 वर्ब्स जो है CRIES क्राइज. देखिए इसमें भी ES आ गया. पेस, फ्लाइज, ट्राइज और क्राइज ये चारों के चारों वर्ब जो है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं. तबस्सुम, people try hard to pay electric bill. Okay, people try hard to pay electric bill in a long queue.
ओके, लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं करंट बिल भरने की। तो आपने दोनों वर्ड्स यूज करके एक लेंथी सेंटेंस बनाया है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया है। आपने कहा है कि पीपल ट्राई हार्ड टू पे इलेक्ट्रिक बिल स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू। रहा तो अच्छा रहता, इलेक्ट्रिक बिल इन अ लॉन्ग क्यू। ओके, इरफान अली ने कहा है कि चिल्ड्रन क्राई अ लॉट। बिल्कुल सही है, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, तो आप कहोगे चिल्ड्रन क्राई अ लॉट। चिल्ड्रन क्राई अ लॉट। मैं यहाँ पे आप दोनों से एक इडियोमैटिक सेंटेंस के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है कोई चीज बहुत ही आसान। अगर आप कहना चाहते हो आसान नहीं है, तो आप कहोगे नॉट अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत आसान, नॉट अ पीस ऑफ केक का मतलब है आसान नहीं है। कोई चीज आसान है तो आप कह सकते हो इट्स अ पीस ऑफ केक। कोई चीज आसान नहीं है तो आप कह सकते हो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तबस्सुम ने कहा है ओके। इरफान अली ने कहा है कि चिल्ड्रन क्राई फॉर चॉकलेट्स। ओके, तो मैं आप दोनों से बात कर रहा हूं पीस ऑफ केक के बारे में। पीस ऑफ केक का मतलब है कि बहुत आसान, नॉट अ पीस ऑफ केक नहीं आसान होता। अब इसे आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, जैसे कि माई चाइल्ड क्राइज अ लॉट to go to school. Okay, so my child cries a lot to go to school. बिल्कुल सही, आपने child के साथ जो है cries यूज किया है, जो कि इस कैटेगरी में आता है। My child pays कह सकते हो, my child flies कह सकते हो, my child tries कह सकते हो, my child cries कह सकते हो, लेकिन आप नहीं कह सकते my child pay, my child fly, my child try, my child cry। ये वर्ब्स आप यूज नहीं कर सकते। तो चलिए वापस चलते हैं, मैं बात कर रहा हूं पीस ऑफ केक के बारे में। और अभी इरफान और तबस्सुम कह रहे थे कि चिल्ड्रन क्राई अ लॉट, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। इस पे आप कह सकते हो कि बच्चों को बड़ा करना आसान काम नहीं होता। आसान काम नहीं होता को इंग्लिश में हम लोग यूज करेंगे नॉट अ पीस ऑफ केक। नॉट अ पीस ऑफ केक। फ्लाइंग काइट्स। Flying kite is not a piece of cake. Okay, flying kite is not a piece of cake। हम लोग बच्चों के बारे में बात करें तो मैं कहूंगा bringing up children। Bringing up children is not a piece of cake। बच्चों को बड़ा करना आसान काम नहीं होता। तो मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं bring up और bringing up children। Bringing up, मैंने ing यूज किया है। Bringing up children is not a piece of cake because they cry a lot। हमने अभी जरी देर पहले बात किया children cry a lot। आप बार बार children यूज करने की जगह पे आप कह सकते हो bringing up children is not a piece of cake because they cry a lot। Bringing up children is not a piece of cake। तबस्सुम ने कहा कि controlling child, जी yes, controlling child in a class is not a piece of cake। जी बिल्कुल सही है, controlling child in a class is not a piece of cake। बिल्कुल सही है। आप child की जगह पे children यूज करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हो कि controlling a child in a class is not a piece of cake
ये इसका मतलब है कि बच्चे को जो है क्लास में कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। तो मैं बात कर रहा हूं ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। जी, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन इज नॉट अ पीस ऑफ केक बिकॉज दे क्राई अ लॉट। अभी हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन क्राई अ लॉट, आप कह सकते हो दे क्राई अ लॉट। यहां पे ऐसे भी कह सकते हो आप टीचिंग चिल्ड्रन, टीचिंग चिल्ड्रन। आप एक बात नोटिस करो कि मैं जितने भी एग्जाम्पल्स बना रहा हूं या तबस्सुम और इरफान जो एग्जाम्पल्स मुझे भेज रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स में तबस्सुम और इरफान और मैं तीनों मिलके जो है हमारा सेंटेंस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से यूज कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि इरफान ने कहा फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग काइट्स is not a piece of cake। तो इरफान ने सेंटेंस शुरू किया fly प्लस ing flying kite। उसके बाद तबस्सुम ने कहा, इरफान ने फिर कहा bringing up children is not a piece of cake। तो इरफान ने फिर ing फॉर्म से यूज किया, स्टार्ट किया। तबस्सुम ने कहा controlling a child in a class is not a piece of cake। यहाँ पे तबस्सुम ने आईएनजी फॉर्म से अपने सेंटेंस को शुरू करने की कोशिश की और मैं कह रहा हूं कि टीचिंग चिल्ड्रन, मैं भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि passing exam is not a piece of cake। Yes, you can say that again, you can say that again तबस्सुम। जी, अभी तबस्सुम ने कहा कि passing exam is not a piece of cake, or writing exam is not a piece of cake, or facing an exam or facing an interview is not a piece of cake। घर बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंटरव्यू फेस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आप उनसे कह सकते हो कि facing an interview is not a piece of cake। Facing an interview is not a piece of cake। अभी तबस्सुम ने कहा कि passing an exam is not a piece of cake, or passing exam is not a piece of cake। तो मैंने कहा you can say that again। इरफान, मैंने कहा तबस्सुम को कि you can say that again। ये एडवांस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? you can say that again का मतलब क्या है? क्या मैं दोबारा आपसे कहने की गुजारिश कर रहा हूं? नहीं। यू कैन से दैट अगेन का मतलब क्या है? बोल तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप किसी से कहना चाहते हो जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जी हाँ मैं आपसे अग्री करती हूं या करता हूं, जी हाँ आप सच कह रहे हो, तो तब आप ऐसा एक्सप्रेशन यूज करोगे, आप कहोगे यू कैन से दैट अगेन, यू कैन से दैट अगेन। Okay, cracking. Yes, cracking a government job is not a piece of cake। Very good। अच्छा, मैं इरफान और तबस्सुम से दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग जो है मुझे ये जवाब दो कि you can say that again sir। मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं, आप उससे अग्री हो तो आप मुझे भेज सकते हो yes sir you can say that again, or simply आप कह सकते हो you can say that again sir। मेरा सेंटेंस है teaching children is not a piece of cake because they cry a lot। Teaching children is not a piece of cake because they cry a lot। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप दोनों मुझे ये सेंटेंस टाइप करके भेजिए you can say that again sir। इसका मतलब क्या है कि हाँ सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हाँ सर मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, जी हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। Yes sir you can say that again, you can say that again। Thank you Irfan, thank you very much। Okay, so 26 minutes हो चुके हैं, 26 minutes हो चुके हैं मुझे लाइव आए हुए। तो 45 मिनट्स का सेशन होता है, तो अभी 19 मिनट्स बाकी है मुझे ऑफ स्ट्रीम होने के लिए। So teaching children is not a piece of cake। Teaching children is not a piece of cake because they cry a lot। Teaching children is not a piece of cake because they cry a lot। बहुत ज्यादा रोते हैं, तो मैं कह रहा हूं they cry
a lot. कौन ज्यादा रोते हैं? बच्चे. Children cry a lot. और किसे पढ़ाना मुश्किल है? बच्चों को. Teaching children is not a piece of cake. Yes sir, you can say that again. तो चलिए, तो piece of cake का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही आसान. Not a piece of cake, कोई चीज बहुत ही आसान नहीं हो, तो तब आप कह सकते हो कि is not a piece of cake. Running business is not a piece of cake. Running family is not a piece of cake. Teaching children is not a piece of cake. Very good, Irfan. Thank you very much, Tabassum, and thank you very much, Irfan, for joining me today. I really appreciate you joining me live. Thank you very much. तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जब मैं पीस ऑफ केक के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं हर जगह पे जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के बात करने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे कि बच्चों को मनाना आसान काम नहीं होता, तो आप कह सकते हो convincing children is not a piece of cake. आप कह सकते हो convincing children is not a piece of cake. बच्चों को मनाना मतलब आप कह सकते हो convincing children is not a piece of cake. और या आप कह सकते हो convincing children is a piece of cake. Convincing children is a piece of cake. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Running family is not a piece of cake. बिल्कुल सही कहा आपने इरफान. Running family is not a piece of cake. बिल्कुल सही कहा इरफान. तो मैं कहूंगा you can say that again इरफान. You can say that again इरफान. You can say that again इरफान. तो 29 मिनट्स हो चुके हैं और सिर्फ 15 मिनट्स बचे हैं. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एक और ईडियम के बारे में बात करते हैं. एक और एडवांस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं जिस पे मैंने रील ऑलरेडी 2 दिन पहले रिलीज की थी कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. इसका मतलब क्या है? What does to cost an arm and a leg mean? To cost an arm and a leg means to be extremely expensive. बहुत ज्यादा महंगा. कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है या पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, तो आप कह सकते हो to cost an arm and a leg. मैं बात कर रहा हूं an arm के बारे में और मैं बात कर रहा हूं एक लेग के बारे में, यानी कि एक हाथ और एक पैर. यानी कि मुझे वो चीज बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ी, तो आप कहोगे to cost an arm and a leg. So what does to cost an arm and a leg mean? To cost an arm and a leg means to be extremely expensive. जी बिल्कुल सही सुना आपने. To be extremely expensive होता है इस idiomatic sentence का मतलब. तो चलिए थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं. इरफान, अगर आप एक एग्जाम्पल टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करके भेज सकते हो. तबस्सुम, आप भी अगर टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हो. तो तबस्सुम ने कहा कि gold is a cost an arm and leg nowadays. Okay. इरफान ने कहा to be extremely expensive. जी बिल्कुल सही इरफान, to be extremely expensive. तबस्सुम के बारे में बात करूंगा मैं. तबस्सुम से बात करूंगा. तबस्सुम ने कहा gold is a cost an arm and a leg nowadays. And ये and a leg nowadays. अच्छा, gold is a cost नहीं होता तबस्सुम. आप कह सकते हो gold is निकाल दीजिए और ये भी निकाल दीजिए. आप कह सकते हो gold costs. COSTS लगा दीजिए. COSTS. Gold costs an arm and a leg nowadays. इसका मतलब होगा कि सोना extremely expensive है, बोले का मतलब हो जाएगा. इरफान ने कहा buying gold
जी, buying gold cost me an arm and a leg. ओके, बाइंग गोल्ड, उसके बाद आपको कहना होगा इरफान, बाइंग गोल्ड हैज कॉस्ट मी, बाइंग गोल्ड हैज कॉस्ट मी। तबस्सुम ने कहा gold costs an arm and a leg nowadays। जो बिल्कुल सही, क्योंकि हम जो है गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको जो है ये कैटेगरी में आना होगा और आपको कॉस्ट के बाद जो है यस लगाना होगा। अगर आप थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो तो होगा कॉस्ट, लेकिन आप बात कर रहे हो गोल्ड के बारे में। अब देखो, गोल्ड के साथ आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो, जैसे कि गोल्ड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग नाउअडेज। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है या फिर महंगा पड़ता है, ऐसे कुछ हो सकता है। अब फिर आप गोल्ड के साथ पेस लगा सकते हो, गोल्ड पेज इलेक्ट्रिक बिल। ऐसा तो नहीं होता, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। गोल्ड पेज इलेक्ट्रिक बिल, gold flies a kite, gold tries very hard, gold cries a lot। gold थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो। जब आप कहते हो गोल्ड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग नाउअडेज, इसका मतलब सोना होता है। जब यहाँ पे कहते हो गोल्ड पेज इलेक्ट्रिक बिल, तो यहाँ पे गोल्ड एक लड़के का नाम हो सकता है। गोल्ड फ्लाइज अ काइट, यहाँ पे गोल्ड एक लड़के का नाम हो सकता है। गोल्ड ट्राइज वेरी हार्ड, यहाँ पे गोल्ड एक लड़के का नाम हो सकता है। गोल्ड क्राइज अ लॉट, यहाँ पे गोल्ड एक लड़के का नाम हो सकता है। ओके, buying gold has cost me an arm and a leg। जी बिल्कुल, आप कह सकते हो किसी टी शर्ट के बारे में या फिर किसी ड्रेस के बारे में। तबस्सुम कह सकते हैं कि ये ड्रेस मुझे बहुत महंगा पड़ा। अगर तबस्सुम कहना चाहते हैं कि ये ड्रेस मुझे बहुत महंगा पड़ा, तो तबस्सुम कह सकते हैं कि दिस ड्रेस हैज कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। दिस ड्रेस हैज कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। इरफान कह सकते हैं कि इरफान किसी रिस्ट वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी ट्राउजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी शर्ट या टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इरफान कह सकते हैं द शर्ट हैज कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। अगर बाइक के बारे में बात कर रहे हैं तो इरफान कह सकते हैं जी बिल्कुल सही तबस्सुम, दिस ड्रेस हैज कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। इरफान ने कहा दिस wrist watch has cost me an arm and a leg। अब जैसे कि देखिए, अभी मूवीज अगर आप देखना चाहते हैं तो मूवीज देखना बहुत ही महंगा पड़ता है। मतलब मल्टीप्लेक्स में अगर आप जाके मूवीज देखेंगे, इंटरवल में जो है बहुत सारा पॉपकॉर्न और दूसरे जो भी ईटेबल आइटम्स है वो खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा जाता है। टिकट्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं, तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना बहुत महंगा पड़ता है। तो आप कैसे कहोगे? वॉचिंग मूवीज इन अ मल्टीप्लेक्स will cost you an arm and a leg। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप कह सकते हो watching movies in a multiplex will cost you an arm and a leg। My iPad has cost me an arm and a leg। Very good। My iPad has cost me an arm and a leg। अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हो, कोई कोचिंग ले रहे हो, ये कोचिंग मुझे बहुत महंगी पड़ रही है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कह सकते हो दिस ट्रेनिंग इज कॉस्टिंग मी एन आर्म एंड अ लेग। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस कोचिंग इज कॉस्टिंग मी एन आर्म एंड अ लेग। इरफान ने कहा कि जी
तबस्सुम ने कहा watching movies in a multiplex will cost you an arm and a leg. Very good. और इरफान ने कहा watching movies in multiplex will cost you an arm and a leg. Very good. Very good. तो दोनों को समझ में आ गया कि cost an arm and a leg का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा महंगी होती है तो आप कह सकते हो कि to cost an arm and a leg. ठीक है, आजकल पेट्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा है तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हो पेट्रोल. यहां पे जो वर्ब है उसे यूज करके अभी आपको कहना है. जैसे तबस्सुम ने गोल्ड के बारे में कहा था कि गोल्ड बहुत महंगा है, उसी हिसाब से आप गोल्ड की जगह पेट्रोल लगा दीजिए तो आपका सेंटेंस बन जाएगा. जी इरफान अली, this training has cost me an arm and a leg. जी पेट्रोल cost an arm and a leg. तबस्सुम सवाल, आपका सवाल है कि सर अगर कोई चीज चीप है तो आप क्या कर सकते हो. ये कुछ एडवांस एक्सप्रेशन है जिसे हम यूज करके कह सकते हैं कि चीप है. तो आप कह सकते हो तबस्सुम और इरफान आप कह सकते हो as cheap as dirt. ठीक है, बहुत ही सस्ता. as cheap as dirt. dirt का मतलब गंदगी, कचरा. कचरे के लिए आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं. ये अलग बात है, मैंने को कचरे के लिए हम लोग जो है जगन को 60 रुपीज या 70 रुपीज मंथली गार्बेज कलेक्ट करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें मंथली हम लोग पैसे दे रहे हैं, वो उनकी सर्विस के लिए है. लेकिन कचरा सस्ता रहता है तो आप कह सकते हो as cheap as dirt. as cheap as dirt. क्या कह सकते हो तबस्सुम? as cheap as dirt. अब सारे सेंटेंसेस में आप as cheap as dirt लगा के बात कर सकते हो, लेकिन सारे सेंटेंसेस में तो नहीं होगा क्योंकि गोल्ड तो सस्ता नहीं है. आप नहीं कह सकते हो कि गोल्ड cost as cheap as dirt, तो नहीं कह सकते हो. as cheap as dirt, जी बिल्कुल सही. as cheap as dirt, DIRT, यानी कि कचरा, गंदगी बिल्कुल चीप होती है. घर में जो है मतलब घर में जो है धूल मिट्टी जो है हमारे कितना साफ करने के बाद भी जो है घर में धूल मिट्टी आती रहती है क्योंकि धूल मिट्टी जो है बहुत फ्री में मिलती है. तो आप कह सकते हो as cheap as dirt. अब आप मुझे ये सेम टाइप करके भेजिए तबस्सुम, जहां पे आप कह रहे हो कि ये ड्रेस मुझे बहुत सस्ता पड़ा. आप इसे कह सकते होगे. और इरफान आप कह सकते हो कि ये घड़ी मुझे बहुत सस्ती पड़ी, ये रिस्ट वॉच मुझे बहुत सस्ती पड़ी. इरफान ने कहा विंटर, in winter coolers cost as cheap as dirt. Oh, is it? Okay. विंटर सीजन में कूलर्स जो है बहुत सस्ते होते हैं, इरफान कह रहे हैं. सच्ची इरफान? बिल्कुल सही है. मतलब विंटर सीजन में कूलर्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, उसकी सेल्स बढ़ जाती है. सस्ता तो नहीं होगा, मतलब एक 200 या 400 या 500 की मतलब 500 रुपए कम होगा रेट, लेकिन रेट तो सेम रहता, लेकिन थोड़ा सा कम रहता बस होता. अच्छा, this wrist watch cost as cheap as dirt has cost me. Okay, as cheap as dirt. तो चलिए 42 मिनट्स हो चुके हैं मुझे लाइव आए हुए. जी इरफान, as cheap as dirt, as cheap as dirt. जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं as cheap as dirt के बारे में, तो एक और एक्सप्रेशन मैं बताना चाहूंगा इरफान और तबस्सुम को. आप कह सकते हो as
cool as cucumber। देखो स्पेलिंग CUCUMBER, प्रोनाउंसिएशन में आप क्या करो, क्यू लगा दो ना कि कुकम्बर। आप कहेंगे as cool as cucumber। Q Q A B C D E F G H I J K L M N O P cucumber। as cool as cucumber इसका मतलब क्या है, बहुत ही शांत, बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही मिलनसार, बहुत ठंडा इंसान। तो उसको आप इंग्लिश में कहोगे as cool as cucumber। as cool as cucumber। अब अपने अब्बा के बारे में बोल सकते हो, इरफान अपने डैड के बारे में बोल सकते हैं कि my mother is as cool as cucumber। My mother is as cool as cucumber। Oh, thank you very much for your compliment, Tabassum. Unisir is as cool as cucumber। Thank you very much. It means a lot, right? Thank you very much for your compliment. I really appreciate it. It's very, very kind of you. As cool as cucumber। My father is as cool as cucumber। My mother is as cool as cucumber। तो चलिए 44 मिनट्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है मेरा लाइव सेशन खत्म होने के लिए। इरफान अली इज नॉट एज कूल एज cucumber। Irfan Ali is not as cool as cucumber। Irfan Ali, Unisar's personality is as cool as cucumber। Right, Irfan? तबस्सुम कह रहे हैं कि आप क्यूकम्बर के जैसे कूल नहीं हो। इरफान अली is not as cool as cucumber। Okay, so Irfan ने कहा कि Unisar's personality is as cool as cucumber। Thank you very much, Irfan, thanks a lot। तो चलिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, मेरा लाइव सेशन अब ख़त्म करना है। तो आप दोनों से और दूसरे लोग जो भी आगे चल के देखेंगे कि लाइव टेलीकास्ट जब रिपीट होगा, जब तब देखेंगे, तो उन सभी से मैं आप इजाज़त चाहूँगा। सो 17 Part इंडेफिनिट टेंस के साथ ख़त्म हुआ आज। तो याद एक चीज़ रखिए, अगर वर्ब में y आ रहा है तो आप उसके बाद yes तो लगा सकते हैं या yes तो लगा सकते हैं जब आप बात करते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। लेकिन एक बात गौर करने की, जब y के आगे एक वैवल आता है तो तब जो है y I में बदल नहीं जाता और उसके बाद yes नहीं आता, y ही रहता है। उसके बाद आपको सिर्फ yes लगाना है। जैसे कि पे जाके बन जाता है फेस। जैसे कि स्टे, STAY, तबस्सुम और इरफान, स्टे STAY। देखो y के आगे ये आ गया तो स्टे जाके STAIES नहीं बनता, STAYS होता है, स्टेज। I stay, he stays, right? अब आप कह सकते हो I stay as cool as cucumber। He stays as cool as cucumber, right? Yes, this section was as cool as cucumber, right? Thank you very much, Tabassum, और thank you very much, Irfan। Tabassum, thanks a lot लाइव ज्वाइन होने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी वादे के साथ कि कल दोबारा मुलाकात होगी दूसरे और एक लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, बोलते रहिए। जितना बोलेंगे उतना फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।